नमस्कार, इंडिया का सवाल आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। भारत में इन दिनों एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। सियासत ऐसी बातों पर हो रही है जिनका देश की आजादी के 78 साल बाद कुछ भी लेना देना नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुगल शासक औरंगजेब की, जिसको मरे हुए 300 साल से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है। उसी औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर जो है वो जल रहा है, जिसमें 31 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, वहीं 7 नागरिक जख्मी हुए हैं। लेकिन सियासत इस कदर हावी है कि औरंगजेब का जिन्न देश के अमन में खलल बन गया है। हालात ये नजर आते हैं कि नागपुर में 11 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, सबसे अहम सवाल यह है कि जिस औरंगजेब ने अपने भाई की जान ली, पिता शाहजहां की हत्या की, गुरु तेग बहादुर की जान ली, कई मंदिरों को तोड़ा, आखिर उससे क्यों एक खास समुदाय को हमदर्दी हो रही है, खास वर्ग को हमदर्दी हो रही है? इसे लेकर दर्द किसे है? आखिर गड़े मुर्दे उखाड़ने से मिलने क्या वाला है? हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया है, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। देखिए, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मसले पर नागपुर में कोहराम मच गया। महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जला दिया, कहने के लिए ये सिंबॉलिक कब्र थी। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही सोमवार की शाम 7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। इसके बाद एक समुदाय ने पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी। उपद्रवियों ने कई घरों पर पथराव किया और सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों पर भी पथराव किया गया। डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, जिसमें वो घायल हो गए। इसके बाद हिंसा पर उतारू लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। रमहाल से भड़की हिंसा ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके तक पहुंच गई। आपको बता दें कि नागपुर पूरी तरह से अशांत हो गया। इसके बाद 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दी गई। आइए एक नजर डालते हैं प्रभावित इलाकों पर। ये इलाके हैं महाल और हंसपुरी। अब नजर डालते हैं उन 11 इलाकों पर जहां कर्फ्यू लगाया गया है। ये इलाके हैं कोतवाली, गणेशपेट, तहसील, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सकरदरा, नंदवन, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर। आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर से ही हैं, लिहाजा सीएम देवेंद्र फडणवीस हिंसा को लेकर एक्शन में हैं। वे लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस किसी तरह से हिंसा पर काबू करने में जुटे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में बताया कि नागपुर हिंसा को लेकर 5 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 31 पुलिसकर्मी और 7 नागरिक घायल हुए हैं। सीएम ने साफ कह दिया है कि किसी को भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने नहीं दी जाएगी। नागपूरच्या महाल भागामध्ये जी काही घटना घडलेली आहे ती अतिशय अयोग्य आहे। अशा प्रकारे जमा होऊन दगडफेक होणं अत्यंत चुकीचं आहे। माझी तमाम नागपूरकरांना विनंती आहे की सर्वांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचं पालन करावं। नागपूर शहर हे एकोप्याने राहणारं शहर आहे, त्यामुळे कोणीही शांतता भंग करू नये। मी स्वतः या परिस्थितीवर पूर्ण नजर ठेवून आहे। नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांना स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की जे दंगे करत असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे। पोलिसांवर जर कोणी हमला करत असेल तर ते देखील अतिशय गांभीर्याने घेतलं जाईल। त्यामुळे सर्वांना माझी विनंती आहे की या ठिकाणी सर्वांनी शांतता ठेवावी।
वहीं इस मसले पर सियासत भी तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नागपुर में हिंसा होने की कोई वजह नहीं है। नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है। ये देवेंद्र फडणवीस का निर्वाचन क्षेत्र भी है। हिंदुओं को डराने, अपने ही लोगों से उन पर हमला करवाने और फिर उन्हें भड़काकर दंगों में शामिल करने का ये एक नया पैटर्न है। जबकि कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि हिंसा से सामाजिक माहौल को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि धर्म अपनी जगह पर है, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। तोड़ने की बात करता है। ऐसे राज्य से हम आते हैं और जिस तरह कल की घटना हुई, मुझे बहुत वेदना हो गई कि जिस तरह से महाराष्ट्र का सामाजिक वातावरण जो है वो खराब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। दुर्भाग्यवश राजनीति का जो उपयोग आजकल चल रहा है वो धर्म की तरफ लेके जाने का कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं। बार बार मंत्रियों की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट आते हैं बिल्कुल गलत है। मुझे उनको ये कहना है कि आपने देश के संविधान के प्रति रह के आपने शपथ ली है। आप किसी के प्रति ममत्व भावना नहीं रख सकते, किसी के प्रति आकर्ष नहीं रख सकते। तो ऐसे समय में सभी से मेरा कहना है और मेरा माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी से कहना है कि ये जो परिस्थितियां हुई है नागपुर में हुई है, तो ये आपको सोचना होगा कि आप गृह मंत्री भी हैं। और जिस तरह से ये घटनाक्रम अगर आप देखोगे पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक एक स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसको आपको रोकना होगा। तो आपको तकलीफ हो गई, तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं। भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ कहा है कि नागपुर हिंसा पर सियासत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी हिंसा किया है उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी नेता अनूप संजय ने कहा है कि ये हिंसा प्लानिंग के तहत की गई है। जिसने हिंसा किया वे सलाखों के पीछे जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने एक कदम आगे बढ़कर इस हिंसा के लिए महाविकास आघाड़ी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं,
पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। हमारी महाराष्ट्र सरकार की भूमिका है या महाराष्ट्र में अमन शांति कायम बनाए रखने का काम है। और इसलिए मैं जनता से भी अपील करूंगा कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस को भी जनता ने सहयोग करना चाहिए। विदर्भ एरिया का ही हूँ। माननीय नितिन जी गडकरी की जो लोकसभा है नागपुर, उससे 250 किलोमीटर पे मेरी लोकसभा है। ये जो वारदात हुई है ये प्लान्ड वारदात है। कल ही मुझे सवाल पूछा गया था कि ऐसी वारदातें होने की चांसेस है क्या, तो इस पे मेरा जवाब था कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, परंतु इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने, कुछ सिलेक्टेड लोगों ने, जिन्हें मुस्लिम लोगों का हित नहीं समझ में आता, जिन्हें खुद के एम्बिशंस है, जिनको काउंसिलर बनना है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है, ऐसे लोगों ने ऐसी वारदातें कई बार हमारे देश में की है। देखो, नागपुर का जो हंगामा है ये महाविकास आघाड़ी ने जानबूझ के वहाँ दंगल करवाई है। जिस जहाँ कब्र है मेरे मतदार संघ में, मैं वहाँ का पालक मंत्री हूँ, वहाँ एक भी मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह है? मुसलमान तक चाहते नहीं है कि औरंगजेब की कब्र वहाँ हो रहे, इसलिए हमारा उनका भी सपोर्ट एक तरीके से हमारे पास है। और ये जो कर रहे हैं ना, सिर्फ मुस्लिमों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ में, लेकिन मुस्लिम औरंगजेब के साथ में नहीं है, ये वो नहीं जानते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि औरंगजेब जो एक मुगल शासक था, अपने जमाने में बेहद क्रूर शासक माना जाता था। उसने कई मंदिरों को तोड़ा। मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजी नगर से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में है। इतिहासकारों के मुताबिक 1707 में जब औरंगजेब की मौत हो गई तो उसकी इच्छा के अनुसार उसे खुलदाबाद में उसके आध्यात्मिक गुरु शेख जैनुद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया। उस वक्त औरंगजेब की कब्र साधारण मिट्टी से बनी हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश वायसराय कर्जन ने संगमरमर लगवाया। इस स्थान को ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां मुस्लिम समाज के लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। लेकिन हाल के दिनों में औरंगजेब पर सियासत शुरू हो गई है। इसकी वजह बने समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी। उन्होंने औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताया। इसके बाद विवाद बढ़ा और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और सतारा से बीजेपी सांसद उदयन राजे भोसले ने औरंगजेब की कब्र को ढहाने की मांग की, जिसका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी समर्थन किया। बहरहाल औरंगजेब पर सियासत के बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की एंट्री हो चुकी है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर नागपुर हिंसा को लेकर जो सियासत हो रही है वो कितना जायज है। जिस औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या की हो, जिसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया हो, जिसने गुरु तेग बहादुर की हत्या की हो, जिसने कई मंदिरों को तोड़ा हो, उस औरंगजेब से हमदर्दी आखिर क्यों? मुगल शासक औरंगजेब को लेकर किसे दर्द है? क्यों आबो हवा में द्वेष फैला रहा है? जिस शासक को मरे 300 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उसको लेकर हाय तौबा क्यों? न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का चुका है, तारुफ करा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं अनंत अमित जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हैं शकील उज़्ज़मा साहब, और साथ साथ किरण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, शिवसेना प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मयूर पारिक जुड़े हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पहले अनंत अमित जी का रुख कर लेते हैं। अनंत अमित जी चूंकि बीजेपी से हैं और महाराष्ट्र में सरकार सब जानते हैं, ऐसे में अनंत अमित जी कौन आपको लगता है रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इतनी बड़ी हिंसा हो रही है। देखिए मोनिका जी, सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूरे महाराष्ट्र की और साथ ही नागपुर की जनता से अपील करता हूं, सारे समाज के लोगों से, कि शांति बनाए रखे। सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और प्रशासन निश्चित तौर पे शांति को कायम करने में स्थापित करेगी। पहली बात। दूसरी बात,
कल मोनिका जी जो घटना घटी है वो एक सुनियोजित घटना है। हम बार बार ये कहते रहे कि सुबह में कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा मजार के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे थे, उसके बाद थाना में लोग जाते हैं, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज होती है, उसके बाद सारी कार्रवाइयां रुक जाती है, प्रशासन अपना काम प्रारंभ कर देती है। अचानक मोनिका जी क्या होता है कि 7:30 बजे के आसपास घटना को अंजाम देने के लिए, इससे पहले सुबह में दिल्ली में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन होता है, वो भी एक जमात के लोगों के द्वारा होता है, और 7:30 बजे से ये दंगा प्रारंभ होता है और सुनियोजित तरीके से होता है। मैं बताना चाहता हूँ जहां पे दंगे हो रहे हैं, बार बार दोहरा रहे, मैं ये भी समझना चाहूंगी इशारा आपका किस तरफ है? निश्चित तौर पे कुछ जमात के लोग हैं। आज देश में जिस तरीके से कुछ जमात के लोग कभी 370 धारा को लेके, कभी UCC को लेके, कभी वक्फ बिल को लेके, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर एक जमात जगह जगह पे जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, तो ये देश की जनता भी जान रही है। और मैं मोनिका जी बताना चाहता हूँ, कल जहां पे दंगे हो रहे थे वहां पे आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 40-50 लोगों की संख्या थी, दुकानें भी थी, घरें भी थी, वो बीच में हिंदुओं का घर होता है, उसके बगल में मुसलमान भाइयों का घर होता है, लेकिन सिर्फ हिंदू भाइयों के घरों को ही टारगेट किया जाता है, चाहे वो घर हो चाहे वो दुकान हो। एक ठेला वाला था, उसके बगल में एक मुस्लिम समाज का ठेला वाला होता है, लेकिन बगल में हिंदू समाज का गरीब ठेले वाले को, उसको जिस तरीके से कर दिया जाता है, और 40 लोगों को जिस तरीके से 40 गाड़ियां को जला दिया जाता है। उसामा साहब, आपको क्या लगता है? इस साजिश की बात तो सब कह रहे हैं, साजिश किसकी? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी और दुखद घटना है। निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाओं का कोई जगह नहीं है, इस देश के अंदर होना भी नहीं चाहिए। हमारे भाई जो कह रहे हैं साजिश, तो एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि साजिश तो लगातार वो देश में कॉमनल वातावरण फैला के अपनी नाकामी को छिपाना चाहते हैं, तो साजिश तो उनकी पूरी तरह से है कि बात कब्रों पर आके अटक जाए, बात आके कब्रिस्तान पर अटक जाए, बात हो जाए और एक कम्युनिटी को बरगला के उससे फायदा उठा सके, और ये तो जो इस देश की जनता ने इन्हें वोट दिया था 2 करोड़ नौकरियों के लिए, धर्मेंद्र जी, कहा यह भी जा रहा है कि अबू आजमी ने जिस तरह से औरंगजेब की हिमायत की, उसी के बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बिगड़ा है। धर्मेंद्र जी वो चाहते हैं। शकील साहब, मैं लौट रही हूं आपके पास। हाँ जी, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि अबू आजमी ने चूंकि जिस तरह से औरंगजेब की हिमायत की, उसी के बाद कहीं ना कहीं ये जिन जो है उठा है। नहीं, देखिए मुनका जी, अबू आजमी साहब ने जो कहा था, अबू आजमी ने अपनी बात वापस ले लिया, उस पर काफी लंबा डिबेट हो गया। महत्वपूर्ण यह है कि किसने आग लगाई, कौन जुलूस निकाला, क्यों इस विषय पर विमर्श हो रहा है। जब सबने कह दिया किसी का आदर्श औरंगजेब नहीं हो सकता सिवाय भाजपा को छोड़ करके, लेकिन जो सिंपल सा रास्ता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में, केंद्र में मोदी जी की सरकार जो 2 लाख रुपए उसके रखरखाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो कटिबद्ध और तटस्थ है, वो सीधे कहते प्रधानमंत्री जी से बात करते, जो करना सरकार करती। इंटेलिजेंस फेलियर कराना और उनसे जुलूस निकलवाना, उससे डिमांड कराना, दोनों वर्गों को उस्काना। ये देखिए, एक बात भारतीय जनता पार्टी से सहमत हूँ, ये सुनियोजित साजिश है, इसमें कोई दो रात है। हाँ, बस अंतर यही है कि सुनियोजित साजिश में सरकार और सत्ता में बैठे लोग इन्वॉल्व हैं, भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्रालय किसके पास, उनकी जिम्मेदारी है। वो लोग मिले हैं, चूंकि 2 वर्गों में वहां कोई दंगा नहीं हो रहा था, कोई विरोध नहीं हो रहा था, काफी समय से शांत था, उनको राजनीति अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए दंगा कराया। दूसरी बात, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ उनका, मैं लौटूंगी सर, आपके पास वक्त की थोड़ी कमी है, एक बार रिएक्शन सबके ले लो, फिर लौटू। किरण कुमार जी। मोनिका जी, देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, ये खुली रूप से पुलिस की ओर से भी जिस तरह से बयान आ रहे हैं, आप बार बार मीडिया में देख रहे हैं कि एक ट्रैक्टर भर के पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब वहां पे फेंके गए हैं। हाँ। लोगों को वहां पे 40 से लेकर गाड़ियां जलाई गई। ये कोई भी जो दंगा है बिना नियोजन से हो सकता है क्या? एक बात। दूसरी बात, हमारे मित्र धर्मेंद्र सिंह जी बात करते हैं, इनके ही लोगों ने जो है अबू आजमी जो है महाराष्ट्र के आमदार जो है, उनकी लगाई हुई आपकी ये परिणति हम लोग देख रहे हैं ना। अभी मुझे बताइए कि ये कांग्रेस के हमारे अंसारी साहब है, धर्मेंद्र सिंह जी है, ये पहले उसका निषेध तो करे
और जिस तरह से वहां पे टारगेट किया जा रहा है, सारी पुलिस ने कहा या जितने भी सारे वहां के स्थानीय नेता है उन्होंने कहा कि 2, 2:30, 3 बजे तक सारा मामला क्लियर हो चुका था। 7 बजे कहां से आ गए ये लोग और इतनी बड़ी मात्रा में कहां से आ गए? ठीक है। तो ये पूरा सुनियोजित है और यहाँ पे 300 साल पुराना जो औरंगजेब की कब्र का मुद्दा लाकर यहाँ पे खास में भिड़ाना चाहते हैं। मयूर पारिक जी, आपके पास भी मैं लौटूंगी। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी, ब्रेक लेना होगा सर, चर्चा लगातार जारी है। मैं लौटूंगी, मयूर पारिक जी का रुख पहले करूंगी, फौरन लौट रहे, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इतने लंबे वक्त बाद औरंगजेब का जिन बाहर कैसे आया। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। मयूर पारिक जी का रुख कर लेते हैं। मयूर जी, आपको क्या लगता है औरंगजेब का जिन इतने लंबे समय बाद, और देखिए तमाम पार्टियां इस बात का जिक्र तो कर रही है कि सुनियोजित तरीके से हुआ है दंगा, लेकिन आखिर कौन इसके पीछे है? सोर्स क्या लगता है आपको? देखिए, ये क्वेश्चन जिस तरीके से हिंदू वर्सेस मुस्लिम या फिर जिस नजरिए से देखा जा रहा है, मैं थोड़ा सा एक अलग नजरिए से इसको देखता हूं जी। ये ऐसा दिखता है जैसे कि एक कम्युनिटी, मैं नाम के साथ कहूंगा मुस्लिम कम्युनिटी, थोड़ी सी यहाँ पे दिशाहीन होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप देखिए, सारी घटनाएं देखिए, बड़ी लाइन से देखिए कि औरंगजेब, जिसको कि एक विलन के रूप में भारत देश का सबसे बड़ा तबका जो है, एक बहुत बड़ा तबका जो है, वो उसको विलन के रूप में मानता है। तो उसको आप जो है सेलिब्रेट करेंगे, या फिर आप कह दीजिए कि अफजल खान की जो कब्र है उसको आप मजार बना देंगे और फिर वहां पे जो है इबादत वगैरह सब शुरू हो जाएगा। फिर मुंबई ब्लास्ट के जो आरोपी है, जिसे फांसी की सजा दी गई, याकूब मेमन, उसे जहां पर दफनाया गया था वहां पे लाइट लगा करके जो है, दूसरी सारी चीजें लगा करके उसका एक बिल्कुल बड़ा एक मकबरा बनाने की कोशिश की जाती है। ये जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो दो कम्युनिटी के बीच में टेंशन एकदम बढ़ जाता है। आप देखिए, इस देश के अंदर सबसे आखिरी में अगर कोई बाहरी शासक आए तो वो थे यूरोपीय देश से, जो कि क्रिश्चियन थे, और गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। तो भारत देश के ख्रिस्ती समुदाय के लोग तो गेटवे ऑफ इंडिया पे नहीं जाते उसे सेलिब्रेट करने के लिए कि ये देखिए, ख्रिस्ती समुदाय के आदमी 7 समंदर पार से आए थे और इस देश के ऊपर शासन किया। आप देखिए, कई सारे जो लॉर्ड्स हो गए जिनकी इंडिया में हमारे क्रांतिकारों ने हत्या की, उनके यहाँ पर कब्र है, तो उस कब्र के ऊपर तो कोई ख्रिस्ती कम्युनिटी जो है वो साल में प्रोग्राम नहीं करती। शकील जी, आप जवाब देना चाहेंगे? बता रहे हैं ना, दो बात है कि वो जो मजार जहां है, जहां ये मजार जो ये औरंगजेब की है, वो सलीम जैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और वो दरगाह में जाते हैं लोग। वो जाते हैं औरंगजेब के मजार के लिए नहीं, वो दरगाह के अंदर है, पाठ इसलिए जाते हैं। वरना वे मुगल बादशाहों की कितनी कब्रें कहाँ कहाँ पड़ी हैं, कौन पूछ रहा है? इब्राहिम लोदी से लेके पहले लोगों की कौन पूछ रहा है? इंडियन मुसलमान कोई एसोसिएट नहीं होना चाहता है कि पुराने बादशाह, उसमें हर तरह के अच्छे और साफ सब बादशाह हुए हैं। और जहाँ तक औरंगजेब का ताल्लुक है, ये ठीक कहा है कि वो उसका कैरेक्टर देखिए तो बाप और भाई दोनों का कातिल है, उसका कैरेक्टर सही नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत आदर्श मानते हैं, कोई बादशाह हमारे लिए आदर्श, मुसलमान के लिए आदर्श नहीं है। अब वो दरगाह में अगर उसकी नहीं होती तो शायद वो वीराना में कब खत्म हो जाती वो भी पता नहीं चलता। अब रहा के वहां पर कम्युनल राइट हुए, ये बहुत बड़ा विषय है
कि सरकार क्या थी। सरकार के मुख्यमंत्री जब उस इशू को बढ़ा रहे थे तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ रिएक्शन होने वाले और क्या क्या होने वाले। उनको कंफ्यूजेंसी थी। तो उसको छिपाने के लिए अपनी फेलियर को, सरकार को, इंटेलिजेंस को के फेलियर दबाने के लिए और छिपाने के लिए अब दूसरी तरह की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा उनका एजेंडा कम्युनल एजेंडा है। ठीक है। अनिल अमित जी, देखिए जाहिर तौर पर ये सवाल भी उठता है, आप सत्ता में है, केंद्र में भी सरकार है और उसके बाद राज्य में भी सरकार है, तो ये सवाल तो उठेंगे ना कि एकाएक ट्रॉली भरकर इतनी सारी चीजें आ गई, हथियार पत्थर आ गए हैं, कहां से आए हैं, फेलियर किसका है? कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हम नागपुर का जिक्र करें, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, देवेंद्र फडणवीस का इलाका है, कैसे एकाएक सिचुएशन ऐसे बन कैसे गई, दंगे हो कैसे गए? जायज है और निश्चित तौर पे सरकार काफी गंभीर है इन मुद्दों को लेकर, और सरकार बार बार ये कह रही है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हमारे पुलिस वाले भाइयों के ऊपर, डीसीपी के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, ये बेहद ही शर्मनाक है। इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार संकल्प है और सरकार बार बार ये कह रही है लोगों को कि आप शांति बनाए रखें। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे जो भी कमियां हैं उसको पूरी की जाएगी। और मेरे जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र शकील साहब कह रहे थे, तो आप दोनों बात कह रहे हैं। एक तरफ आप औरंगजेब की जब बात आती है तो आप कहते हैं कि उनकी मजार नहीं है, आपको फिर प्रॉब्लम क्या है? जब कल हिंदू संगठन के लोग जब कह रहे थे मजार हटाने के लिए, मजार हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के शासन में उसी मजार को एएसआई को दे दिया गया है। लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है वो, और वो कानून के तहत हटेगा। एएसआई का एक रूल है 35A में कि अगर उस मजार पे कोई छेड़छाड़ होती है तो उस पर 3 महीने की सजा का भी प्रावधान है। तो इन चीजों को भी देखना है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पे काम कर रही है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि एक सुनियोजित तरीके से, जिस तरीके से नागपुर को जलाने की काम की गई है, और जो भी लोग इसमें दोषी हैं, और देखिए मोनिका जी, जो लोग जिस तरीके से नकाब पहन कर आए थे, उन्होंने पहले सीसीटीवी को तोड़ने का काम किया है, उसके बाद हिंदू घरों को और हिंदू लोगों के गाड़ियों पर टारगेट किया है, दुकानों को टारगेट किया है। तो ये निश्चित तौर पे एक सुनियोजित तरीके से किया गया है। और जिस तरीके से हमारे बड़े भाई किरण जी कह रहे थे, निश्चित तौर पे किरण जी की बात से मैं सहमत हूं। और महाराष्ट्र की सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लगभग 50 लोग को रात को डिटेन किया गया है और उनका उपचार जिस तरीके से किया जा रहा है, मोनिका जी मैं आपको बता रहा हूं दावे के साथ, सरकार हमारी है, उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी और राज्यों में, 20 राज्यों में हमारी सरकार है। हमारा जो तरीका है कोई बख्शा नहीं जाएगा, एक एक का उपचार बहुत ढंग से किया जाएगा, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति निश्चित तौर पर होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़े तो नीति जो है बेहद सख्त होनी चाहिए। किरण कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए महाविकास आघाड़ी ने हमला करवाया, मुस्लिम भी औरंगजेब की कब्र नहीं चाहते, तो यानी कि दोनों ही जो गठबंधन है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी का कहना है कि देखिए ये हमला जो है उन्होंने करवाया कहीं ना कहीं। से बात कर, लेकिन वास्तविकता जमीन के ऊपर की हकीकत आप देखिए कि इस मुद्दे को सबसे पहले आबू आजमी जी ने उठाया। उसके बाद से मैं पूछना चाहता हूं, जैसे अभी असदुद्दीन ओवैसी बयान दे रहे थे मीडिया को लेकर, तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी ने कभी आबू आजमी का निषेध किया है, उसकी निर्भत्सना की है? जब उन्होंने औरंगजेब की एक अच्छे प्रशासक के रूप में, या मैं उसका कायल हूं करके जब बात कही थी, तो उसकी कभी उन्होंने निषेध लिखा है? वो नहीं किया हुआ है। और ये जो सारी यानी रची बची साजिश है, उसका पर्दाफाश हमारी जो सरकार है महायुति की आने वाले कुछ दिनों में करेगी और लोगों के सामने असलियत आ जाएगी। लेकिन ये गंभीर मामला है कि 300 साल बाद भी औरंगजेब को लेकर यहाँ के कुछ लोग बहुत ज्यादा भक्त है, उनको उसके प्रति प्यार है, वफादार है। ये बड़ी खतरनाक बात है और इस बात को लेकर हम लोग महायुति आघाड़ी जो है वो बिल्कुल सावध है। और इसको लेकर हम लोग, जैसे कि हमारे पारिक साहब जी ने कहा, उससे मैं सहमत हूं कि ये समाज को, एक मुस्लिम कमेटी को कुछ चंद यानी जिनको हम बोल सकते हैं कि उनको भड़काया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है और वो गुमराह करके उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सही बात आने वाले दिनों में सामने आएगी। मोनिका जी। ठीक है, धर्मेंद्र जी। देखिए मुखिया जी, इसके मूल में जाना पड़ेगा। हम तो बात सब सुन रहे थे साजिश और क्यों है, साजिश का सूत्रधार कौन है? एक तो वर्तमान से इसके पास विमुख का ताकत नहीं है, न भविष्य की कोई योजना या तो बात कर सकते हैं। वो 304 इतिहास के कालखंड में केंद्र को हटाने की बात करके
देश में उन्माद पैदा करना चाहते हैं और राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं अपनी कुर्सी बचाने की। दूसरी बात, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है भारत सरकार एक सरकारी संस्था, और अगर संविधान की शपथ एक कुर्सी पर बैठा है ये कहता है कि हाँ उसको हटा देना चाहिए, गिरा देना चाहिए या हमको हटाना है, तो सबसे पहला फैक्ट्री अपराधी वो हो जाता है कि आपका भारत के संविधान शपथ लेकर के संविधान का वायलेशन करे, उसको कुर्सी पर बैठने को नैतिक अधिकार में। भारतीय जनता पार्टी 35 की बात कर रहे थे कि ठीक है जो करेगा उसको 25 साल सजा है, तो ये भी पढ़ना चाहिए कि जो उसको करने के उसका जो कर रहे हैं वो भी अपनी सजा होनी चाहिए। तो जब आप इस सत्ता में सरकार में बैठे लोग ये उठाने का करते हैं, नंबर 1 आप लगातार क्योंकि आपका यहाँ बिना उनके बिना खबर के हो नहीं सकता, आपकी राजनीति चल नहीं सकती, तो आप उनको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3 की आपने यदि उठाने का काम किया था आप खुद उसमें इन्वॉल्व है। नंबर 4 महाराष्ट्र के गृह मंत्री के रूप में पत्थर इकट्ठा हुआ वहाँ जो आप बता रहे हैं योजना बनी और सुनियोजित थी, तो आपको तो नैतिक रूप से उस कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर न्यूज को हट जाना चाहिए। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है खबर यहाँ नहीं चलिए तो पिक्चर देख करके इनको इतिहास याद आ आपने अबू आजमी को निकाला क्या फिर पार्टी से? लगातार मोदी को पार्टी से निकाला क्या आपने? अबू आजमी ने अपने बयान के लिए सर माफी मांग ली थी और उनका पर कार्रवाई भी हुई थी जहां तक मुझे याद है। बहरहाल मयूर पारिक जी का एक बार कर लेते। मयूर जी देखिए ये भी कहा जा रहा है कि हरे रंग का कपड़ा जलाया गया, आयतें उस कपड़े पर लिखी हुई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं दंगा जो है ये कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रोवोक हुआ है। अब देखिए दो तरफ की बात है, एक तरफ ये कि खास समुदाय के लोग दूसरे समुदाय पर हमला करे थे, उनकी दुकानें घर तोड़ रहे थे, और एक ये कि खास समुदाय में भी एक पर्टिकुलर वर्ग है जो साजिशन ये कर रहा है या किसी के कहने पर कर रहा है। पारिक जी आप चाहे किसी भी एंगल से इस बात को देखें। आप देखिए भूल भुलैया पिक्चर आया था जिसमें हरे राम 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 मतलब उसके ऊपर डांस किया गया था। हिंदू समुदाय ने अपना विरोध किया था, लेकिन अक्षय कुमार की कहीं पिटाई नहीं हुई थी, गाड़ियां टूटी नहीं थी। इसी प्रकार से ये एक प्रोग्रेसिव मैंडेट होता है जो एक कम्युनिटी देती है। अभी जो ये आयत जलाने की बात हो रही है इत्यादि जो भी इस समय हो रही है, अब तक इसके सबूत या वीडियो मैंने कहीं पर देखे नहीं है। साहब ने इस बात का जिक्र किया है, वो उस तरह की बयान दे रहे थे जी। हाँ तो यही प्रॉब्लम है। हाँ। यही बात से तो मैं शुरू कर रहा था। हाँ। कि अबुल कलाम आजाद कब आएंगे नए? अब कम्युनिटी का लीडर कहाँ आएगा जो पूरी की पूरी कम्युनिटी को आगे का रास्ता दिखाए? अगर कम्युनिटी के लीडर्स इसी प्रकार के बयान देंगे तो कम्युनिटी के लोग तो तोड़फोड़ ही करेंगे। ये कम्युनिटी के विद इन क्वेश्चन है और वो इतना बड़ा पर्क्यूलेट हो चुका है कि देश की लॉ एंड ऑर्डर के साथ में वो टकराव कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अनंत अमित जी देखिए, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यह भी कहा गया कि कहीं ना कहीं छावा फिल्म आई है और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जो है भड़का है। अब इसे किस तरह से देखिए, क्या वो ये सफाई दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इसीलिए बिगड़ा कि लोगों का गुस्सा बढ़ गया? क्या ये जस्टिफिकेशन सही है? निश्चित तौर पे मोनिका जी, मैं इस बात का जिक्र भी करने वाला था, आपने सवाल पूछ लिया, बहुत अच्छा किया। देखिए जब से छावा फिल्म आई है और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी को और संभाजी महाराज को लोग भगवान के तौर पे मानते हैं, और जिस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ 40 दिन तक उनके साथ जो प्रताड़ित करते हैं, उनके चमड़ी तक उधेड़ देते हैं, वो लोग अपने जिसको भगवान मानते हैं, अपना विजन जिसके प्रति समर्पित करते हैं, उनके खिलाफ जब लोग देखेंगे तो निश्चित तौर पे मोनिका जी उनकी भावना भड़केगी और वो सड़क पर उतरेंगे। उसके बावजूद जस्टिफिकेशन नहीं हुआ ना, राज्य के मुख्यमंत्री साहब अगर इस तरह का जस्टिफिकेशन थोड़ी देंगे सर कि लोगों की भावनाएं भड़क गई हैं। मोनिका जी वही मैं कह रहा हूँ कि आप बीच में कह रही थी कि अगर उनके हरे कपड़े को जलाया गया तो देखिए प्रशासन है ना, उनको पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस पे FIR कराना चाहिए था। आप पुलिस पे हमला कर रहे हैं। मैं साइड नहीं ले रही हूँ सर, लेकिन जिसकी सरकार है सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे ना, निश्चित तौर पर उन्हीं की बनती है ना। आपके सवाल जायज है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो छावा फिल्म आने के बाद महाराष्ट्र के लोगों ने, महाराष्ट्र की जनता ने, जिनको अपना भगवान मानते हैं, अपना उत्तराधिकारी मानते हैं, उनके प्रति जो उनका आक्रोश है, निश्चित तौर पे लोकतंत्र में सबको अपने अपने तरीके से आक्रोश व्यक्त करने का अधिकार है। लोग सड़क पर उतरे हुए थे, लेकिन प्रशासन का काम है सबको सुरक्षित रखना। लेकिन प्रशासन के ऊपर ही आप हमला करेंगे तो कहां लोग जाएंगे? और जिस तरीके से DCP सहित 18 लोगों के ऊपर आप लोगों ने हमला किया, कुल्हाड़ी से हमला किया,
तो मोनिका जी ये साधारण तरीके से नहीं हो सकता है, ये सुनियोजित तरीके से ही हो सकता है और सरकार इसका जवाब देगी। आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। हमारे बड़े भाई किरण जी कह रहे थे सरकार बहुत गंभीर है और सरकार किसी को भी बकसने नहीं जा रही है। ठीक है, धर्मेंद्र जी। देखिए मुनका जी कितने धर्मेंद्र जी का रुख मैं करूंगी, संपर्क टूट जी गया जी हमसे। भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि एक पिक्चर आने से भावना बदल सकती है। मतलब क्या इसके पहले एक तो इसका मतलब इतिहास इनको नहीं मालूम था क्या पिक्चर आने के इतिहास बना, क्या इससे उसके पहले नहीं मालूम था कि औरंगजेब छत्रपति महाराज के बीच में क्या बात, इतिहास क्या में क्या हुआ। और यह पिक्चर देख करके किसी की भावना भड़कने करते हैं तो आए कर उनका किसी की सिंबल किसी की कुरान की आयत जला, तब तो आपको दोनों सोचना पड़ेगा कि उनके सेंटिमेंट का आप क्या संविधान शपथ दें या किसी एक घर के लिए सब लिए मुख्यमंत्री बने। दूसरी बात हमारे साथी किरण कुमार जी कह रहे थे, मैं कह रहे थे, माफ करिएगा, कि जो है समझाना चाहिए जो उस तरह के कम्युनिटी के लोग बोलते हैं तो कम से कम एक बार योगी आदित्यनाथ जी को कहते थे कि आप ऐसी भाषा बोला करिए कि आप संविधान के की सबसे उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो जिसमें प्रदेश के और देश के सारे नागरिकों की बात करती एक घर को चिढ़ाने की बात बंद कह देते कि आप संविधान शपथ लेकर के आए हैं। संवैधानिक जितनी भी संपत्तियां हैं उसमें व्यक्ति से लेकर के उसके रहने के अधिकार के ड्यूटीज एंड राइट्स से लेकर के सारी चीजें, चाहे उसके जमीन से लेकर के प्रकृति से लेकर के हर चीज चीजें की जिम्मेदारी, हर चीजों का रखरखाव करना, हर चीजों को उचित सम्मान और आपकी जिम्मेदारी है। साल के 25 करोड़ लोगों को 25 करोड़ मुसलमानों को आप नहीं मानते हैं या संवैधानिक रूप से उनका अधिकार आपको बदल दिया है। तो सवाल यही पैदा होता है उंगली दूसरे तरफ खुद नहीं सुधरना चाहते। और ये पहली बात ये चाहिए थी कि ये ठीक है। अनंत अमित जी प्रतिक्रिया और संजय राउत साहब की आई है, उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी ने ये दंगा जो है जानबूझकर करवाया। मोनिका जी मैं संजय राउत जी से पूछना चाहता हूँ, आपका मैं प्रोमो देख रहा था, जिस तरीके से उनके बयान आ रहे थे उनके बयान की मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कि आप वही संजय राउत जी हैं। आप जिस नागपुर की बात कर रहे हैं, जिस आरएसएस की बात कर रहे हैं, जहां संघ की बात कर रहे हैं, आप वहां नतमस्तक होते थे और आज जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इंडी गठबंधन में आने के बाद आपके पार्टी के संस्थापक जिस तरीके से जो उनका कार्य था उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता आपके बयान को और आपके दल को माफ करने नहीं जा रही है। इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति करके एक समुदाय को भड़काने वाला भाषण देकर आप चाहते क्या है? महाराष्ट्र में क्या चाहते हैं? महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, आप चिंता मत करिए, सभी का उपचार हो रहा है, आप अपने बयान पे काबू कीजिए। महाराष्ट्र की जनता आपको माफ करने नहीं जा रही है। अभी आप चुनाव हारे हैं और भी दुर्गति आपको देखनी है अभी। बिल्कुल किरण जी, आपको नहीं लगता? आप देखिए, हम औरंगजेब की बात आज के जमाने में करें, औरंगजेब को मरे हुए जमाना हो गया है। इस तरह की बात, इस तरह की सियासत और इस तरह के दंगों की बात कहीं ना कहीं राज्य, आपको नहीं लगता लोग पिछड़ जाते हैं? एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम बात करें इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। दूसरी तरफ जब इस तरह की चीजें होती है तो सबका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, देश कहीं ना कहीं बैकवर्ड चला जाता है। बिल्कुल आपकी बातों से या आपके मत से मैं सहमत हूं मोनिका जी, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जब से महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में सरकार आई है तो महायुति या विपक्ष के लोग हैं उनके कदमों तले जमीन खिसक गई है। अभी हमें तो कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी तो सरकार अभी महाराष्ट्र में है और 5 साल रहने वाली है। जिनको राजनीति करनी है वो धर्म का नाम लेकर, जाति का नाम लेकर, कई गड़े हुए 300 साल पुराने कब्र की औरंगजेब का नाम लेकर किसी को खड़ा करके उसकी तारीफ करवा देते। अभी देखिए कि छावा नाम की जो फिल्म आई है या पिक्चर आई है, वो फिल्म में ये जो संभाजी महाराज के साथ में जो हुआ है उसका चित्रण किया गया, जो वास्तविक चित्रण है और जिसको लेकर तमाम पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश भर में सराहा गया। 700-800 करोड़ का उसने बिजनेस किया है। इसका मतलब पूरे देश भर में संभाजी महाराज की लेकर जो प्रतिमा है, उसके साथ में औरंगजेब ने जो किया, उसका जो सरदार था मुखरार सिंह खान, उसने जो किया, तो उसकी बातें सब जगह पे फैली है ना। तो ये जो विपक्ष वाले लोग हैं, अभी आने वाले चुनाव में महापालिका के या छोटे मोटे चुनाव में
जमीन में पाने के लिए इस तरह की काम कर रहे हैं। और नागपुर का दंगा मैं आप बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में आपको समझ में यानी सामने आएगा तथ्य, पुलिस ढूंढ के निकालेगी कि इसके पीछे सही राजनीति क्या है। मोनिका जी, धर्मेंद्र जी सहमत है आप इस बात से? नहीं, हम मोनिका जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये एक नाथ शिंदे जी पार्टी वाले हैं क्या? अभी तक मुख्यमंत्री थे, इनको छत्रपति शिवाजी की याद नहीं आई? ये छावा फिल्म के बाद ही क्या इतिहास बना? मेरा सवाल हम लोग शिवाजी महाराज को पहले से ही मानते हैं और शिवाजी महाराज हमारे आराध्य दैवत है। और पहले हमें याद आने की बात नहीं है, जब अफजल खान जब भी हमारे मुख्यमंत्री थे, अफजल खान की जब खबर थी उसका बंटाधार हमने कर दिया, वहां मजार बन रही थी, हमने उसको हटा दिया, उखाड़ के फेंक दिया हमने। ये देखिए कि ये जो बात है, हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, संभाजी महाराज को लेकर हमारी भावना पहले से। ठीक है किरण जी, एक बार धर्मेंद्र जी को सुन भी लेते हैं, जवाब दे दें, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, बात रख लीजिए। देखने के बाद इतिहास का ज्ञान हुआ, इससे बड़ा हमें दुख हुआ कि आप अपने पूर्वजों के लिए कितना संजीदा है। ये पोल खुल गई, आपके मुख्यमंत्री थी तब तक आपको याद नहीं आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज। दूसरी बात, अगर जरा सी शर्मती हो, मैं भारतीय जनता पार्टी और आप दोनों लोगों से आग्रह करूंगा कि मिर्जा राजा जय सिंह कौन थे? आपके महाराष्ट्र के भी एक काफी दिन तक मनसबदार थे। इन लोगों के बारे में दो शब्द बोल दीजिए। उनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार में ही सत्ता एंजॉय कर रहे हैं। जरा उनके बारे में बोलिए, उन लोगों ने असली धोखा दिया हिंदुस्तान का होकर के। मिर्जा राजा जय सिंह कौन थे? जरा टीवी पर बताइए, उनके पतन क्यों? औरंगजेब के साथ में थे, जो अफजल खान के साथ में थे, जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे, उन सब की निर्भत्सना हम करते हैं। आप क्या समझते हो? हम सबकी निर्भत्सना करते हैं, सबका विरोध करते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह थे या अन्य थे, हम लोग इसको बता दीजिए, उसको बता दीजिए। ठीक है सर, हम लोग औरंगजेब। ठीक है मयूर पारिक जी, जिस तरह से जिक्र हो रहा है, दंगे हुए हैं और ट्रॉली भर के इतनी सारी चीजें आई हैं, पेट्रोल बम फेंके गए हैं, पत्थर आए हैं और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लोग कहीं ना कहीं तैयार थे, आपको लगता है कि इन सबको रोका जा सकता था? ये जो जिस तरीके से हुआ है, जिस तरह से सोच समझ के टारगेटेड तरीके से अटैक हुआ है, आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें बाहर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, आपको लेकिन लगता नहीं कि हमारा तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें चीजों का अंदाजा पहले से हो? ये तो अब जब इंक्वायरी बैठेगी तो उसके रिपोर्ट में आएगा, बट डेफिनेटली जो चश्मदीद हैं, जिनका मीडिया में भी बड़े पैमाने पे कवरेज आया है, लगभग 1.5-2 घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी, ऐसे कईयों ने इंटरव्यू दिए हैं और इसी को लेकर पूरे के पूरे विभाग की किरकिरी हुई है। ये भी सभी जगह पर बहुत ही वाइडली पब्लिश हुआ है, तो ये फेलियर तो है। बिल्कुल अनंत अमित जी, फेलियर तो है। देखिए सियासत अपनी जगह है, लेकिन जाहिर है जिम्मेदारी सरकार की बनती है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निभाने में सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं नाकाम या फिर यूं कहे कि चूक गई है। मोनिका जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो भी कमियां हुई है उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। सरकार जांच कर रही है, जांच में स्पष्ट हो जाएगी गलती जहां हुई है और जो भी लोग गलती में दोषी पाए गए होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो निश्चित तौर पे मैं बार बार कह रहा हूं, मैं नागपुर की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहता हूं कि शांति बनाए रख के सरकार अपना काम कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, आपको लगता है कि प्रदर्शनों की वजह से यहाँ पर ये हो हल्ला ज्यादा हुआ है? हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे थे और औरंगजेब को लेकर हो रहे थे। जी मोनिका जी, पूरा दोषी समाजवादी पार्टी है इस पूरे प्रकरण में। समाजवादी पार्टी सर रिएक्शन भी ले ले। धर्मेंद्र जी, हो रहा है नहीं, सबसे बड़ा जो दोषी है वो तो देवेंद्र फडणवीस है, जो संवैधानिक नहीं, सबसे बड़ा दोषी है ना इनके विधायक है। अब सुनो तो, अबू आजमी अगर इस तरह के बयान, अमित जी लास्ट के कुछ सेकंड बचे, सुन लीजिए धर्मेंद्र जी को। अरे भाई सुनिए तो, हम भी बीच में बोल सकते हैं, मैं बहुत ध्यान सुनता हूँ। संवैधानिक रूप से संरक्षित एएसआई की जो संपत्ति है उसको तोड़ने फोड़ने को लेकर के प्रदर्शन करने जाने वालों के ऊपर मकोका कब लगेगा, उस काटने वालों मकोका कब लगेगा? और जांच इसकी होनी चाहिए कि सरकार ने जो मयूर पारिक जी ने कहा फेल्योर है प्रशासन का, कि क्या फेल्योर है कि साजिश है, क्या दंगा कराने की साजिश है? नहीं, महत्वपूर्ण है। और अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। ये दंगा हुआ नहीं, दंगा सरकार के बैठे लोगों ने कराया,
और प्रशासन को निर्देश था कि दंगा हो जाने दो, क्योंकि इनकी राजनीति इनके नफरती बयान और कार्यक्रमों के बाद भी वो आग फैल नहीं रही थी। उसको फैलाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, क्योंकि मैं 30 सेकंड अपनी बात करूंगा, ये दौर है तो सदिका मोनिका जी आप सहमत, जब विमर्श इस पर होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी, कुर्सी कहाँ जा रही है उनकी? 5 साल तो सरकार में भी किरण जी ने जिक्र तो इस बात का किया है जी। नहीं मोनिका जी, 10 सरकार नरेंद्र मोदी जी का हो गया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौजवानों को नौकरियां, किसानों की आय, माँ गंगा से लेकर के को कोयटो बनाने से लेकर के मेट्रो सिटी बनाने से लेकर जो वादे इन्होंने किए थे किसानों की आय पूरी करने के, आपके यवतमाल में किसानों की चर्चा में बड़ी लंबी लंबी बातें थी। जब समय आ गया उसका खाका देने का, उसका जवाब देने का, बताने का, तो ऐसे इनके पास कभी वक्त बिल है, कभी महिला है, कभी जो है औरंगजेब। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए। अब जाहिर है, देखिए कहीं ना कहीं नाकामी तो देखने को मिली है, क्योंकि अगर सही समय पर पता चल जाता, इंटेलिजेंस काम करती, तो शायद दंगे इतने बड़े पैमाने पर नहीं होते। लेकिन साजिश किसने की है, ये बड़ा सवाल है, जिसे लेकर जांच अब की जा रही है। और अब जांच के बाद आखिर ये सच जो है पूरी तरह से सामने आ पाएगा कि इसके जिम्मेदार कौन है। लेकिन औरंगजेब पर सियासत और औरंगजेब का जिन्न इतने साल बाद, क्या ये जरूरी है? या आप भी जरूर सोचिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।